अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज के जो है हम अपना कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास जो है स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि कंप्यूटर होता क्या है। तो आज की जो लेक्चर में सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहते हैं जो कि यूज़र के इनपुट लेगी, उसकी प्रोसेसिंग करेगी और एट द एंड जो है हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। अब कोई भी ऐसी कंप्यूटर डिवाइस या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपका ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब लाजमी कंप्यूटर एक सिर्फ सीपीयू या लैपटॉप को ही नहीं कहा जाएगा, हर वो एक इलेक्ट्रॉनिक आपकी डिवाइस जो भी ये आपका एक्शन परफॉर्म कर रही है उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। उसकी अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो आपकी डेली लाइफ में आपका मोबाइल जो है वो भी यही एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि आप उसके कोई एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए इनपुट देते हैं। जैसा अगर आपने कॉल करनी हो, आप जो है नंबर डायल करने के लिए टच का जो है इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो आप इनपुट दे रहे होते हैं। फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो आपके डिवाइस के सीपीयू ने या डिवाइस का जो मदरबोर्ड होता है उसने एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो जैसे प्रोसेसिंग हो जाएगी, एट द एंड आपकी आउटपुट शो हो जाती है। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपकी कॉल जो है वो डायल हो जाएगी। अगर आप कोई पिक्चर ओपन करना चाह रहे हैं तो वो एक्शन परफॉर्म होगा। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आजकल घरों में जो है आपके माइक्रोवेव ओवन जो वर्क कर रहे हैं, या आपकी जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई हुई है, कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक आपकी जो डिवाइस जो आप घर में यूज़ करें वो भी बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है। उसके कैसे कंप्यूटर में जो इंगेज करेंगे, आपने जब ओवन में कोई कुकिंग करनी हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसे टाइमर सेट करते हैं, वो बेसिकली आपका इनपुट होता है। फिर प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जब आप टाइमर लगा के सेट करके अपनी कोई भी चीज़ बेक करने के लिए ओवन में रखते हैं तो कुछ टाइम के लिए उसे हीट प्रोवाइड की जाती है, वो बेसिकली प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो जितना टाइम आपने लगाया था उसके बाद जो आपको आउटपुट मिलती है वो आपको एक बेक फॉर्म में जो है कोई भी चीज़ मिल जाती है, वो बेसिकली आपकी आउटपुट होती है। तो इस तरह आपका जो ओवन है वो भी आपका कंप्यूटर ही जो है एक मशीन है या कंप्यूटर की डिवाइस है। तो अब अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा बेसिकली हमारे पास ऐसी कलेक्शन होती है जो कि अनऑर्गेनाइज वे में हमारे पास मौजूद होती है। अब अनऑर्गेनाइज वे हमारा क्या होगा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ डाटा की, तो जब आप लोगों को कोई असाइनमेंट दी जाती है या कोई काम करने को कहा जाता है तो आप मल्टीपल वेबसाइट विजिट करते हैं। तो हर वेबसाइट के अपने रिलेटेड जो है आप डाटा जो है कलेक्ट करते जाते हैं और उसकी फ़ाइल सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में। तो वो एक अनऑर्गेनाइज वे होता है, अनस्ट्रक्चर वे आपका होता है, तो उसे हम डाटा कहेंगे। जो किसी आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर रहा हो या जो कोई एक सीक्वेंस से आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर रहा हो उसे हम डाटा कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जब आप उसी डाटा को एक ऑर्गेनाइज वे में, मीनिंगफुल वे में अरेंज कर लेते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जो आपको मैंने डाटा की पहले एग्जांपल दी कि आपने असाइनमेंट बनाने के लिए जो डाटा कलेक्ट किया है नेट के, आपको जब कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है तो उसके रेलेवेंट आप मल्टीपल वेबसाइट के फाइल या मल्टीपल वेबसाइट के जो डाटा जो है उसको कहीं पर सेव कर लेते हैं। तो जब उसी में से आप अपने टॉपिक के रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी या कोई डाटा होगा उसको सेव करेंगे एक सेपरेट फाइल में और उसे अरेंज करेंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम किसी चैप्टर की बात करें तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, फिर हम उसकी जो है थोड़ी सी जो है डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर हम उसकी एग्जांपल वगैरह देते हैं, फिर एंड पे हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देते हैं। तो ये एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने का सीक्वेंस होता है। तो जब आप अपने उसी डाटा को इस तरह अरेंज करेंगे तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अब अगर हम अपने कंप्यूटर के फंक्शन की बात करें तो कंप्यूटर वैसे तो बहुत से फंक्शन को परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं जो आपके साथ पहले भी मैंने डिस्कस किए थे कि कंप्यूटर आपकी ऐसी डिवाइस है जो आप यूज़र के इनपुट लेगी। यूज़र बेसिकली आप लोग ही हैं जो के इनपुट दे रहे हैं। फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग कौन करेगा, वो कंप्यूटर का सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद आपका डाटा जो है आपको आउटपुट फॉर्म में शो हो रहा होता है। अब यूज़र जब कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाता है कंप्यूटर के, उसका काम सिर्फ ये होता है कि उसने एक इनपुट दे देनी है कंप्यूटर को। उसके बैकएंड पे कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होने हैं
कैसे आपका डाटा जो है प्रोसेसिंग होना है, फिर उसके बाद आपका डाटा सेव कैसे होना है, कहाँ पर सेव होना है, प्रोसेसिंग में कैसे एक्शन परफॉर्म होने हैं और आपका आउटपुट कहाँ पर शो करवानी है, वो सारे का सारा काम आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड का होता है। मदरबोर्ड के ऊपर जो उसकी चिप लगी होती हैं या जो उनका सीपीयू लगा होता है, वो सारे एक्शन आपके वही कंपोनेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। तो पहला फंक्शन क्या है, रिसीविंग इनपुट। रिसीविंग इनपुट क्या है कि कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कोई डाटा फीड करवा रहे होते हैं। अगर हम अपनी इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास जो कीबोर्ड है वो भी हमारी इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम कोई भी नंबरिंग या अपने करैक्टर लिख के अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद अगर हम माउस की बात करें तो माउस भी आपका इनपुट है, क्योंकि माउस के थ्रू आप जो है क्लिक कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। और अगर हम कोई मोबाइल डिवाइस की बात करें तो मोबाइल डिवाइस में बेसिकली आप टच के अकॉर्डिंग जो है इनपुट दे रहे होते हैं। इसी तरह और भी बहुत सी आपकी इनपुट डिवाइस हैं जो कि हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। तो अगर हम अब प्रोसेसिंग की बात करें, प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही यूज़र इनपुट देगा तो उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि सारे एक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है, वही इसके सारे एक्शन के ऊपर इंस्ट्रक्शन लगाएगा और एल्गोरिदम लगाएगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग हो पाएगी। क्योंकि जब आप कोई कीबोर्ड के थ्रू कोई इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ए प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि आप क्या इनपुट देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो ना तो अल्फ़ाबेट को अंडरस्टैंड करता है और ना ही वो कोई और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। वो सिर्फ आपकी बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जो कि आपकी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो जब यूज़र उसे ए प्रेस करेगा या कोई भी और अल्फ़ाबेट को इनपुट देगा अपने कंप्यूटर को, तो बेसिकली प्रोसेसिंग में क्या होगा, प्रोसेसिंग में आपकी वो वाली इनपुट प्रोसेस होके आपके कंप्यूटर को कन्वर्ट करेगी उसकी बाइनरी लैंग्वेज में। अब ए की बाइनरी लैंग्वेज क्या बनेगी, वो आपके कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होगा, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है, प्रोसेस कर देता है और कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है 0 और 1 की फॉर्म में। फिर ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाएगा कि यूज़र जो है क्या शो करवाना चाह रहा है। फिर आपकी आ जाती है स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, कि जब आपका इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग हो जाएगी तो फिर कहीं पर डाटा सेव भी करवाना होता है। अब लाज़मी नहीं है कि वो डाटा आपका परमानेंट सेव हो। हम जो है मेमोरी को भी आगे डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी मेमोरी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो फर्स्ट टाइम जो आपका डाटा सेव होगा वो बेसिकली आपकी प्राइमरी मेमोरी में हो रहा होता है। तो जब आपका डाटा वहाँ पे सेव हो जाएगा फिर आपको आउटपुट शो करवाई जाएगी, जो कि आपकी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको आउटपुट आएगी। अब आउटपुट डिवाइसेस में आपका प्रिंटर हो सकता है, आपका मॉनिटर हो सकता है, आपकी एलसीडी हो सकती है, आपका स्पीकर हो सकता है, या कोई भी आपकी और आउटपुट डिवाइस हो सकती है। अब अगर हम मेन कंपोनेंट की बात करें तो कंप्यूटर के बेसिकली सिर्फ दो ही मेन कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट उसका हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है। आप जब वेबसाइट पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट आएंगे, लेकिन अगर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बताऊँ तो बेसिकली कंप्यूटर के सिर्फ दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं जिस पर आपका पूरे का पूरा कंप्यूटर बेस कर रहा होता है, और वो आपके जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो कंप्यूटर के जो मेन दो कंपोनेंट हैं उनमें से सबसे पहले हम हार्डवेयर को डिफ़ाइन करेंगे कि हार्डवेयर क्या चीज़ होती है। तो हार्डवेयर का आपने पहले भी वर्ड सुना होगा। हार्डवेयर का मतलब होता है कि फ़िज़िकल पार्ट या फ़िज़िकल एलिमेंट। किसी भी चीज़ के जो फ़िज़िकल कंपोनेंट होते हैं या फ़िज़िकल एलिमेंट होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। अब आप जब भी मोबाइल भी अगर आपका ख़राब हो जाए तो आप रिपेयर करवाने जाएं तो वो आपको दो तरह के इशू बताते हैं, या वो कहते हैं कि आपके हार्डवेयर का इशू है या वो कहते हैं आपके सॉफ्टवेयर का इशू है। तो अगर आपके हार्डवेयर का इशू हो तो वो आपके कोई आईसी वगैरह या कोई आपके कंपोनेंट को रिप्लेस कर देंगे या न्यू लगा देंगे। लेकिन अगर आपके सॉफ्टवेयर का इशू होगा तो उसके लिए आपके मोबाइल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब अगर हम हार्डवेयर में देखें, हार्डवेयर में हमारे पास सिर्फ आपकी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस ही नहीं होती, बल्कि आपका हर वो छोटे का छोटा कंपोनेंट या छोटे का छोटा एलिमेंट होगा वो सब का सब आपके हार्डवेयर में आएगा।
अगर कभी आपने कंप्यूटर के अगर ओपन करके देखा हो या कहीं देखा हो आपने पिक्चर वगैरह में, तो आपके एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे आईसीज लगे होते हैं। उनके अलावा कुछ बड़े कंपोनेंट भी लगे होते हैं, जिनमें से सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो आपका सीपीयू होता है। उसके अलावा आपकी रैम लगी होती है, आपके पावर सप्लाई लगी होती है, आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो है बसेस लगी होती हैं, रजिस्टर लगे होते हैं, कैशे लगे होते हैं। वो सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं उनको बेसिकली हार्डवेयर ही बोला जाता है। अब हार्डवेयर का एक और भी डेफिनेशन होती है कि टचेबल फॉर्म में जो आपके पास कंपोनेंट होंगे उसे हार्डवेयर कहते हैं, जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं। ये तो आपको बताया था मैंने सिंपली आपके सीपीयू या आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड के बारे में। उसके अलावा आपके हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उनमें आती हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस। पहले भी हमने इनपुट डिवाइसेस को थोड़ा सा देखा था, आज अब फिर हम जो है डिटेल में देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आपके पास आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में या अपनी डिवाइस में जो है कुछ भी राइट करने के लिए कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं। सेकंड नंबर आपकी आती है माउस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी इसलिए कहते हैं क्योंकि माउस के थ्रू आप जो है अपनी स्क्रीन को कहीं पे पॉइंट कर रहे होते हैं। फिर आपका जो माइक्रोफोन है वो भी आपकी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन कैसे इनपुट डिवाइस है कि जब आपने कोई वॉइस की रिकॉर्डिंग करनी होती है या जब आपने वॉइस जो है सेंड करनी होती है, तो बेसिकली आप अपने कंप्यूटर को वो अपनी वॉइस जो है इनपुट दे रहे होते हैं। और टच स्क्रीन आपके मोबाइल जो होते हैं या आजकल लैपटॉप भी आपके टच स्क्रीन वाले चल रहे हैं, तो वो भी आपकी इनपुट डिवाइस हो गई। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर बेसिकली आपके कंप्यूटर के साथ एक एक्सटर्नल डिवाइस लगी होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। अगर आपने कोई भी नोट्स अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है, आप चाह रहे हैं कि आपके कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में सेव करना चाहेंगे, तो आप क्या करते हैं, आप मोबाइल में जो है उसकी पिक्चर बनाते हैं या आप पीडीएफ फाइल बनाते हैं। वो बेसिकली स्कैनर का काम कर रहे होते हैं। फिर आप वेब कैम की बात करें, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कैमरा लगा होता है, वो भी आपकी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो आपके एक्सटर्नल जो पिक्चर होती हैं या एक्सटर्नल जो ह्यूमन होता है उसको कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में लेके जाता है। इसलिए वो वेब कैम जो है वो भी आपकी इनपुट डिवाइस होगी। कैमरा आपका वो भी इसमें इंक्लूड होगा। पेन इनपुट, पेन बेसिकली जो सैमसंग के कुछ मोबाइल हैं, नोट मोबाइल, उनमें एक पेन यूज़ होता है इनपुट देने के लिए। इसी तरह और भी कुछ डिवाइसेस, आपने कुछ टच पैड देखे होंगे या जो मार्केट में सम टाइम जो है मार्केटर होते हैं, उनके पास भी एक डिवाइस होती है जिनके थ्रू वो मार्केट में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो उनके पास भी डिवाइस में सम टाइम पेन वाली डिवाइस यूज़ की जाती है और सम टाइम उनके पास टैब होते हैं जो कि टच स्क्रीन के लिए यूज़ होते हैं। बार कोड जो होता है, बार कोड रीडर, जब आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जब भी कोई आप चीज़ प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे होते हैं, तो मार्ट वाले क्या करते हैं, उनके पास एक डिवाइस होती है जिनके थ्रू वो प्रोडक्ट के बैग पे जो बार कोड होता है उसे स्कैन करते हैं, ताकि आपके उनके लैपटॉप के साथ जो उनका सॉफ्टवेयर है वहाँ पे जो उन्होंने एंट्री की होती है अपनी आइटम की, उनके साथ वो मैच कर पाए कि उसका बार कोड के अकॉर्डिंग फिर आपका बिल जनरेट होता है। जॉयस्टिक जो है वो बेसिकली गेमिंग के लिए यूज़ होती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड जो है वो भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। आप कुछ इनपुट अगर आप देना चाह रहे हैं या आप कुछ राइट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड के ऊपर, तो वो भी आपके इनपुट डिवाइस में जो है काउंट होगा। अब अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें, तो आउटपुट डिवाइस का मतलब वो होता है जिसके थ्रू यूज़र को जो है कोई रिज़ल्ट शो होता है। अब आप लोग जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जब आप कोई भी इनपुट के थ्रू अल्फ़ाबेट लिख रहे होते हैं या आप कोई फाइल में लिखते हैं, तो आप तो कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की एलसीडी नहीं होगी तो आपको आउटपुट कहाँ पे शो होगी? तो आपने इनपुट देंगे तो आपके कंप्यूटर के ऊपर प्रोसेसिंग तो कर रहा होगा अगर आपकी एलसीडी नहीं होगी, लेकिन आपको आउटपुट कहीं भी शो नहीं होगी। तो आउटपुट शो कराने के लिए क्या ज़रूरी है? आउटपुट शो कराने के लिए आपको एक एलसीडी या आपको मॉनिटर रिक्वायर होता है, जिसके ऊपर आपको कंप्यूटर जो है आपको साथ साथ आउटपुट भी शो करवाए कि आप क्या राइट कर रहे हैं।
उसके बाद आपका जो है प्रिंटर जो होते हैं वो भी आपके आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जब आपने अपने कंप्यूटर में के कोई डॉक्यूमेंट को हार्ड फॉर्म में लेना होता है तो आप उसको सॉफ्ट के जब कन्वर्ट करते हैं प्रिंटिंग में, तो वो आपको जो पेजेस के ऊपर प्रिंट आते हैं वो बेसिकली हार्ड फॉर्म होती है। वो इस वजह से आपका प्रिंटर जो है उसे आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। उसके अलावा आपके पास जो है प्लॉटर बेसिकली जो आपके बड़ी मशीनरीज होती हैं प्रिंट करने के लिए उनको प्लॉटर कहते हैं। आप लोगों ने फ्लैक्स का जो है नाम सुना होगा। जो फ्लैक्स या साइन बोर्ड बनते हैं उनकी जो प्रिंटिंग जिस मशीन पे की जाती है उसे प्लॉटर कहते हैं। उसके बाद आपका जो स्पीकर है वो भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वहाँ से आप सॉन्ग को प्ले करते हैं या वॉइस को प्ले करते हैं, तो आपको जो है फिज़िकली तो नहीं फील होता, लेकिन आप फील कर पा रहे होते हैं कि जो आपको इन्वायरमेंट में एक वॉइस या आपके पास जो है वाइब्रेशन हो रही होती है वो आपको किसके थ्रू मिलती है, वो स्पीकर के थ्रू मिलती है। फिर आपका प्रोजेक्टर जो है, जो कि आपके क्लासेस में भी यूज़ किए जाते हैं, मल्टीमीडिया जिसे आप कहते हैं, कि जब आपने कोई भी चीज़ को पूरी क्लास के सामने रिप्रेजेंट करना होगा तो आप प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आपकी या तो वॉल के ऊपर या फिर वाइट बोर्ड के ऊपर जो है आपको आउटपुट शो करवाई जाती है। तो इस तरह आपका जो प्रोजेक्टर है वो भी आउटपुट डिवाइस के तौर पर वर्क करता है। अब अगर हम CPU की बात करें तो CPU बेसिकली आपके कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है, जिसे आप कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं। बेसिकली जब कंप्यूटर बनाया गया था तो वो एक ह्यूमन को देखते हुए बनाया गया, जो आपकी ह्यूमन बॉडी में आपके डिफरेंट ऑर्गन जो है एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके कंप्यूटर के अंदर भी जितने भी उसके कंपोनेंट या उनके हार्डवेयर हैं या उनके फिज़िकल पार्ट हैं वो सब के सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इसी तरह आपको जो CPU है वो बेसिकली आपके ह्यूमन के अंदर जैसे ब्रेन काम कर रहा होता है। अगर ब्रेन ना हो या ब्रेन उदाहरण खास्ता ब्रेन हेमरेज हो जाए या ब्रेन आपका वर्क ना करे तो पूरी बॉडी जो है वो सही तरीके से फंक्शनली जो है अपने एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है उसी ने सारे जो बॉडी को है वो एक्शन प्रोवाइड करने होते हैं। जितने भी आपके बॉडी के अंदर एक्शन हो रहे होते हैं वो सारे के सारे आपका ब्रेन ही उसको डील कर रहा होता है, ब्रेन ही उन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। अगर आपके कोई उदाहरण खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो तब भी आपका जो ब्रेन है वो ही आपकी जो बॉडी के वो वाले पार्ट को जो है ब्लड की सप्लाई कर रहा होता है या वहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है कि जिसकी वजह से आपको पेन फील होती है। लेकिन अगर आपका ब्रेन काम ना करे तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम डिसेबल कहते हैं, जिनका ब्रेन वर्क नहीं कर रहा होता, तो उनको अगर चोट भी लग जाए उनको फील ही नहीं होता। क्यों नहीं फील होता? क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो उनको आगे मैसेज ही फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता। तो अगर आप में से कोई बायो का स्टूडेंट है तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको जो है कैसे मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है और कैसे वो पूरी बॉडी के ऑर्गन को जो है वो डील कर रहा होता है। तो अब हम आते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर में आपका CPU जो है वो बेसिकली आपके कंप्यूटर का ब्रेन के तौर पे काम करता है। अब CPU को फर्दर जो है 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका होता है ALU, जिसे हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के वर्ड के ही आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अरिथमेटिक का मतलब होता है कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और लॉजिक का मतलब होता है जहाँ पर आपको कोई कंडीशन रिक्वायर होती है या आपने लॉजिक बिल्ड करनी होती है। तो आपका एक पार्ट जो है CPU का वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को डील कर रहा होता है। सेकंड पार्ट जो है CPU का वो कंट्रोल यूनिट जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उनकी वर्किंग को कंट्रोल कर रहा होता है। और तीसरे नंबर पर रजिस्टर होते हैं। इन तीनों को हम जो है आगे डिटेल में भी देख लेते हैं वन बाय वन करके। ये एक डायग्राम आपको दिखाई गई है जिसमें आपके CPU को जो है फर्दर डिवाइड करके दिखाया गया है कि जैसे ही यूज़र को इनपुट देता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, उनके बाद प्रोसेसिंग होनी होती है और एट द एंड हमें आउटपुट शो होनी होती है। लेकिन जो प्रोसेसिंग होनी है वो कैसे प्रोसेसिंग होनी है, उसके लिए आपका CPU एक्शन परफॉर्म करता है। CPU क्या करेगा? CPU जो है देखेगा कि इस पे जो है अरिथमेटिक जो है कोई एक्शन परफॉर्म करवाने की ज़रूरत है या उसको
कंट्रोल यूनिट की तरफ फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है या फिर उसको मेमोरी में सेव करने की आपके डाटा को ज़रूरत है, वो जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना होगा वो सारे का सारा आपके CPU ने करवाना है। इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यही आपकी प्रोसेसिंग को डील कर रहा है। अब हम इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट को हम देख चुके हैं कि आपके जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो सारे की सारी आपकी इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट को डील कर रही होती हैं। फिर हमारे पास आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम अभी CPU के तौर पे भी देखते हैं। तो CPU बेसिकली कंप्यूटर का प्रोसेसर को भी कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर को भी कहते हैं। प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसर ने आपके कंप्यूटर के सारे कंट्रोल को डील करना होता है। अगर आपने एक क्लिक भी किया है तो क्लिक के अगेंस्ट जो भी एक्शन परफॉर्म होने हैं वो सारे के सारे CPU देखता है। अब जो आपको बताया कि CPU को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ALU में, CU में और रजिस्टर में। अब उनके एक्शन क्या होते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में आपको आगे भी मैंने बताया है कि इसमें हमने सिंपली क्या करना होता है, हमने ये देखना है कि हमारे कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए कहीं पर कोई एडिशन रिक्वायर है, कोई सब्ट्रैक्शन रिक्वायर है या आपकी कोई कैलकुलेशन रिक्वायर है, तो तब आपका CPU पूरे का पूरा एक्टिव नहीं होता, वो सिर्फ अपने ALU वाले पार्ट को एक्टिव करेगा। अगर आपका CPU पूरा एक्टिव होगा तो वो आपके कंप्यूटर के ऊपर बर्डन भी आ जाता है और कंप्यूटर जो है थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है। इसलिए CPU जो है 24 आवर जो है खुद एक्टिव नहीं रहेगा, वो के सिर्फ वो वाले पार्ट को एक्टिव करेगा जिनके रिक्वायर होगा एक्शन के अगेंस्ट। अब अगर आपको एडिशन रिक्वायर नहीं है तो फिर आपका CPU ये देखेगा कि कहीं आपको कोई लॉजिक ऑपरेशन रिक्वायर तो नहीं है जहाँ पर आपने कोई कंपैरिजन करना हो या आपने कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ करना हो। तो अगर इस तरह का आपका कोई एक्शन परफॉर्म होना होगा तो आपका CPU जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को एक्टिव कर देगा। सेकंड नंबर पे आपका आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ने बेसिकली क्या करना है कि जब कोई भी आपके कंप्यूटर को टास्क दिया जाता है तो उसको एक सीक्वेंस में लगाया जाता है। जैसे आपने कभी बैंक में फ़ीस जमा करवाने गए हों या आपने यूनिवर्सिटी में कहीं फ़ीस जमा करवाई होगी तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक क्यू लगी होती है। क्यू क्या होती है? क्यू का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले आएगा वो पहले डील किया जाएगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा वो बाद में डील किया जाएगा, थर्ड नंबर वाला थर्ड नंबर पे डील किया जाएगा। इसको हम क्यू बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है कंप्यूटर का ही है कि कंप्यूटर ने जब अपने डाटा को मैनेज करना होता है वो दो फॉर्म में मैनेज करता है, स्टैक की फॉर्म में या क्यू की फॉर्म में। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूंगा कि क्यू जो आपकी जैसे बैंक में एक लाइन लगी होती है फीस सबमिट करवाने के लिए, उसी तरह आपके कंप्यूटर के अंदर भी प्रोसेसर की जो है लाइन लगी होती है। एक प्रोसेसर एट अ टाइम नहीं हो रहा होता, आप मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं 1 मिनट के अंदर। और जैसा कि अगर आपने कोई असाइनमेंट बनानी हो तो आप सेम टाइम में आपने अपना नेट ब्राउज़र भी ओपन किया होता है गूगल, उसके अलावा आप जो है एक आपने वर्ड की फ़ाइल ओपन की होती है जिसके ऊपर आप अपनी असाइनमेंट लिख रहे होते हैं, साथ में आपने कोई सॉन्ग प्ले किया होता है या फिर आप कोई और एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप जो है मल्टीपल टास्क जो है अपने कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। अब उन सब टास्क को जो है आपका कंप्यूटर का जो पार्ट डील करता है वो आपका बेसिकली कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट ने देखना है कि आपने सबसे पहले जो है ब्राउज़र को जो है ओपन किया था या आपने जो है सॉन्ग को प्ले किया था। उसके बाद जो है आपके कौन सी एक्शन को कौन सी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर है या कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को डील करने के लिए कंट्रोल यूनिट यूज़ किया जाता है। अब कंट्रोल यूनिट ने ये भी देखना होता है कि इस वक्त कौन सा आपका जो टास्क है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और जो वेटिंग में लगा हुआ है जो सेकंड नंबर पे जिसे हम कहते हैं कि वो कौन से वाला एग्जीक्यूशन होने वाले है। क्योंकि जब आपने बैंक की एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बार बार क्योंकि आप लोग जो है बैंक में फ़ीस सबमिट करवाने जाते हैं या फिर आप अपने अकाउंट में जो है अमाउंट सबमिट करवाने के लिए, डिपॉजिट करवाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जो नंबर 1 पे काउंटर पे कैंडिडेट या आपका जो भी यूज़र होगा वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो सेकंड नंबर वाला जो है अपने सारे जो एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए जो जो उसको चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उसको अगर फ़ी स्लिप
के लिए कोई वोचर रिक्वायर होता है, वोचर उनके पास होता है, आईडी कार्ड की कॉपी रिक्वायर हो, आईडी कार्ड उनके पास होता है। उनके अलावा उनको जो अमाउंट रिक्वायर होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप ऑलरेडी एक प्रिपेयर करके वेटिंग में लगे होते हैं। तो सेकंड नंबर वाला जैसे ही आपकी बारी आने वाली होती है, फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो सेकंड नंबर वाला ये सारी चीज़ें अपनी जो है हाथ में पकड़ के जो है एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है। और बाकी जो आपके लाइन में लगे होते हैं उनको हर वक्त रेडी पोजीशन में रहने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपली अपनी पॉकेट में अपना वोचर डाल लेते हैं या फिर जो है अनकंडीशनली फॉर्म में जो है खड़े होके वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। तो इसके बाद कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है, आपका जैसे ही एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जिस पर्सन की होनी होगी या जो उनका टास्क होना होगा उसकी भी इंस्ट्रक्शन सारी परफॉर्म करवानी होती है आपके कंट्रोल यूनिट ने। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट के सीपीयू की, जो कि आपका रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर। आपके कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है परमानेंट मेमोरी, एक होती है टेम्परेरी मेमोरी। अब टेम्परेरी मेमोरी भी आपकी 2-3 टाइप की होती हैं, जिनमें से अभी हम यहाँ पे रजिस्टर को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम रजिस्टर को डिफाइन करेंगे कि रजिस्टर बेसिकली आपकी टेम्परेरी मेमोरी कैसे होती है। यहाँ पर आपका सारे के सारे वो टास्क पड़े होते हैं जो कि आपका सीपीयू पहले एक्शन परफॉर्म करवा चुका होता है और उसका एड्रेस आपका जो है रजिस्टर में सेव कर लेता है। अभी आपको इस बात की समझ नहीं आई होगी, मैं आपको डिटेल में बता दूं कि जब आपका सीपीयू कोई एक टास्क को जब परफॉर्म करवाता है तो परफॉर्म करवाने के बाद वो उसका एड्रेस सेव कर लेता है। सेव कहाँ पे करेगा, रजिस्टर में करेगा। वो रजिस्टर में सेव किस लिए करता है, वो इसलिए सेव कर रहा होता है कि अगर इसको दोबारा एग्जीक्यूशन करवाने की ज़रूरत हो तो वो बार बार अपने मेन मेमोरी के जाके वो डाटा को ना उठाए, सिंपली वो अपने रजिस्टर से जो है उसका एड्रेस उठाएगा और उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर हम इसे बैंक एग्जांपल के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जब आपका कोई एक पर्सन जो है वो अपना वोचर लेके बैंक के पास जाता है तो नंबर 1 जैसे उसकी बारी आती है तो वहाँ पे उसके पास सम टाइम आईडी कार्ड की कॉपी नहीं होती उनके पास। तो वो क्या करता है, वो जो आपका मैनेजर होगा या जो कैशियर होगा वो उनको वेटिंग में लगा देता है। वो कहते हैं आप ये वाली चीज़ जो है ले आएँ तो मैं दोबारा आपको जो है यहीं से एग्जीक्यूट करवा लूँगा। तो अगर दोबारा वो अपना टास्क लेके वहाँ पे पहुँचता है तो अगर लाइन लगी भी हो तो वो उसे पहले एग्जीक्यूट करवा देता है, क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी जो है एग्जीक्यूट हो चुका होता है, इसलिए उसकी बारी जो है वो जल्दी आ जाती है। तो ये काम बेसिकली आपके रजिस्टर का होता है। और आउटपुट यूनिट जो है, आउटपुट डिवाइसेस आपको बहुत डिटेल में पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ।